हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ब्रजेश और मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था फ्रिक्शन। एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? प्लीज रिप्लाई। गुड इवनिंग एवरीवन। जल्दी से बताओ, मैं आप लोगों को सुनाई दे रहा हूं? बोलो ऑडिबल। ओके, गुड इवनिंग। हाँ, तो आज कुछ नया सिस्टम दिख रहा होगा। मैं जिस पे टिक लगाया हूँ, एक टेबल है एक्सपेरिमेंट वाला, जो आप ही लोगों के लिए बनाया भी हूँ। ये मेरे घर में पेंट हुआ था, वो उठा लिया हूँ। और एक काम हुआ था फर्नीचर का, उसी का। ये बहुत पुराना, बहुत गंदा हो चुका है। एक प्लेन लेके आया हूँ, उससे मैं कुछ दिखाऊंगा, उसके बाद आपको समझाऊंगा। ओके, सो everything is fine. Let me start. हम लोग फ्रिक्शन में जितना भी कॉन्सेप्ट्स हो सकते हैं ओके एक्सपेरिमेंट्स बहुत सारा बनवा लिया हूं, लेकिन जैसे जैसे हम लोग प्रोसीड करेंगे, आगे बढ़ेंगे, वैसे वैसे मैं नए नए एक्सपेरिमेंट आपको दिखाऊंगा। ओके, सो आज हमें शुरू करना है मोशन ऑन रफ इंक्लाइंड प्लेन। आज हमारा टॉपिक है मोशन ऑन रफ इंक्लाइंड प्लेन। ओके, आज का हमारा टॉपिक है। तो देख लेते हैं, शुरू करते हैं। पहले तो मैं आपको बता दूं कि मोशन ऑन रफ इंक्लाइंड प्लेन, आप इसको लिख भी सकते हैं, जो टॉपिक का नाम है मोशन ऑन रफ इंक्लाइंड प्लेन। ये हम लोग का आज स्टडी है। पूरे क्लास में हम लोग यही देखेंगे, लेकिन फिर से मैं ये रिपीट करना चाहूँगा जो बोलता आया हूँ कि जो तरीके हैं, ये भी न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का हिस्सा है। F बराबर ma लगता है, फोर्सेस लगाते हैं, उसका स्टडी करते हैं। पर फ्रिक्शन चैप्टर इसलिए अलग कर दिया गया है क्योंकि एक ऐसा फोर्स है जो सेल्फ एडजस्टिंग अप टू द मैक्सिमम लिमिट है टू सीज द रिलेटिव मोशन बिटवीन द टू सरफेसेस ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स इन इंटरैक्शन। ओके, तो गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। ओके, इधर देखो, फोकस करो मेरी बात पे। मेरी तबीयत थोड़ी खराब है, 3 दिन से तो मेरी आवाज़ थोड़ी सी भारी लग रही होगी। अभी भी बिल्कुल फिट नहीं हुआ, लेकिन नो इशू। तो मोशन ऑन रफ इंक्लाइंड प्लेन, ये आप देख रहे हैं। इसका मतलब साफ है कि ये रहा इंक्लाइंड प्लेन, और थीटा मान लेते हैं। ये इंक्लाइंड प्लेन है और इस पे एक रखा हुआ एक ब्लॉक है। ये रहा एक ब्लॉक रखा हुआ मास m का। ठीक है, अब ये बात होती है कि क्या स्टडी क्या करना है। तो आपको पता है कि बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं, है ना। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में देख चुके हैं, इसमें भी ऐसी पॉसिबिलिटीज हैं। एक तो ये है कि प्लेन फिक्स्ड रहे, है ना, प्लेन फिक्स रहे थीटा एंगल पे, इसके चलने या रुके रहने की सब बात हो। इस पे मैं ऊपर सरका दूं तो बात हो, इस पे मैं नीचे सरका दूं तो बात हो। ऐसे ही रख के बात करें, इसका थीटा बदले बात करें, इसका म्यू बदल के बात करें, इस पूरे सिस्टम को एक्सेलरेट करा दें। ट्रक में बैठ के लेके जाएं ये प्लेन को, इस पे ब्लॉक रख के देखें क्या हो रहा है, इसको लिफ्ट में ऊपर एक्सेलरेट करा दें। ये मैं वेरिएशन की बात क्यों करता हूं पता है?
ये जितनी बातें मैं करता हूँ उस पे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, और इसलिए भी मैं बोलता हूँ क्योंकि आप सुने रहेंगे तो ये ब्रेन है ना बहुत स्मार्ट होता है, ये फटाक से आपको अच्छा फील कराता है। हाँ सुने हैं सर, बताए हैं, कुछ कुछ याद आ रहा है, ये कुछ कुछ याद आ रहा है, ये आपकी इतनी हेल्प कर देता है कि आप उसको कर ले जाते हैं। तो जितना भी वेरिएशन होता है अक्सर मैं नाम लेता ही होगा जानबूझकर। साउंड बहुत लो है, साउंड लो है? नहीं, सभी लोगों को साउंड आ रहा है क्या? साउंड साउंड सही है? ऑल ओके, गुड। ओके 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 ओके, हो सकता है कि किसी के कोई डिवाइस प्रॉब्लम हो किसी और के यहाँ, उस एंड से तो प्रॉब्लम हो गई। तो जितनी वेरिएशन है मैं अभी बात किया केवल इसलिए ताकि हम लोग हर चीज़ों के लिए तैयार रहें, ठीक है। और अब बात होती है क्या करें, तो याद करो, अब मैं वो तो नहीं पढ़ाने जा रहा हूँ कि स्मूथ होता अगर तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन विदाउट फ्रिक्शन चैप्टर होता, नहीं। यदि स्मूथ होता तो ये इसी पे सरकता जी साइन थीटा से पढ़े हैं, पर रफ है। जैसे एग्जांपल लूँ तो ज्यादा समझ में आएगा। याद है इसके लिए करने के लिए हमें क्या करना होगा? फ्री बॉडी डायग्राम, जो एनएलएम के दुनिया में किसी सिस्टम को स्टडी करने के नाम पर जब हम अप्रोच करते हैं कि हाँ कुछ करना है, तो हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। एक बढ़िया अच्छा खूबसूरत सा एक्सिस एक्स वाई लेते हैं, आसान वाला। फोर्सेस को रिजॉल्व करते हैं ताकि इंडिपेंडेंटली अलग अलग कंपोनेंट को स्टडी किया जा सके। इक्वेशन लिखते हैं, बैलेंस है तो बैलेंस करते हैं, चलता है तो ये बराबर ए में लिखते हैं। एंड देन कैलकुलेशन एक बड़ा पार्ट होता है कई बार, एंड देन गेट द आंसर। 5 स्टेप होते हैं। और फ्रिक्शन में स्पेशली हम लोग, क्योंकि एक ऐसा फोर्स इन्वॉल्व होता है जो दो सरफेस के बीच में या तो सीज कर देता है मोशन को, रिलेटिव मोशन को, या तो अलाउ कर देता है कि हाँ भाई नहीं हम रोक पाएंगे। तो हम लोग नॉर्मल रिएक्शन और लिमिटिंग फ्रिक्शन अलग से निकालते हैं, बैटल करवाते हैं, रेस होती है चलाने वाले और रोकने वाले के बीच में। tan इनवर्स 1/μ से 90 था, या tan इनवर्स म्यू से? नहीं, tan इनवर्स 1/μ से 90 था। tan इनवर्स 1/μ से 90 था। हाँ, जो पिछला वाला केस था। पिछला वाला तो काफी हम लोग खतरनाक पढ़ लिए थे। नहीं कोई बात नहीं, मैं खतरनाक को भी ट्राई करता हूं कि आसान सा बताएं। तो चलिए जरा देखिए, तो ये देखिए, मैं ये बताना चाहता हूं। फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूं, ये रहा नीचे mg और ये रहा आगे बढ़ाता हुआ n। इमेजिन करो कि स्मूथ होता, इमेजिन करो कि स्मूथ होता। आपको पता है, चलिए थोड़ा और प्लानिंग स्ट्रॉन्ग कर देता हूं। जब स्मूथ होता है सरफेस, तो हम लोग एक फोर्स इंटरैक्शन लगाते हैं उस सरफेस के द्वारा, सिस्टम मतलब ब्लॉक पर, वो नॉर्मल लगाते हैं। और रफ होता है तो फ्रिक्शन भी लगाते हैं सरफेस के द्वारा ब्लॉक पर, है ना। तो चलिए, तो स्मूथ होता तो एक कंप्लीट फ्री बॉडी डायग्राम होता। स्मूथ होता तो फ्री बॉडी डायग्राम कंप्लीट होता, और ये mg का एक कंपोनेंट नॉर्मल को बैलेंस कर देता, और mg का एक कंपोनेंट इसको सरका के लेके चला जाता। लेकिन क्योंकि आज रफ की बात कर रहे हैं, जहां पे ये दिया रहेगा कि यहां पर म्यू है,
तो रफ की बात कर रहे हैं तो हमें फ्रिक्शन भी लगाना होगा। क्वेश्चन ये है कि फ्रिक्शन इधर लगाएं कि फ्रिक्शन इधर लगाएं, किधर लगाएं, है ना। तो ऐसा नहीं है, कई बच्चे तो रट लेते हैं फ्रिक्शन इधर ही लगता है। मैं बताता हूं, फ्रिक्शन हम लोग देखेंगे तब, जैसे मान लो एक ब्लॉक लेके इस पे सरका दें, ऐसे ऊपर सरका दें, तो क्योंकि ऊपर सरक रहा होगा तो फ्रिक्शन नीचे लगेगा। यदि नीचे सरका दें तो फ्रिक्शन ऊपर लगेगा। फिलहाल मैं रख के छोड़ा हूं, सरकाया नहीं हूं। जब मैं स्लिप करा दूंगा तब तो वेलोसिटी दे दूंगा ना, वो तो रिलेटिव मोशन के अगेंस्ट लगता है। उत्कर्ष सिन्हा ने बोला है बिल्कुल सही, तो वेलोसिटी दे दूंगा तब तो आराम से लगा लेंगे। फिलहाल मैं इसको रेस्ट में रख के छोड़ दिया हूं। आप लोगों को ये दिख भी रहा होगा रेस्ट में रख के छोड़ने वाली बात, तो रख के छोड़ दिया हूं। और मैं आपको सिखाया भी हूं, पता नहीं आपको याद आ रहा है कि नहीं। जब आपको आइडिया ना लगे तो थोड़ी देर के लिए स्मूथ मान लो, है नहीं रफ है, लेकिन मान लो, ताकि तुम्हें टेंडेंसी पता चल जाए कि किधर सरकना चाह रहा है। तो बताओ, अभी तो फ्रिक्शन लगाया भी नहीं हूं, स्मूथ मान लो, किधर किधर जाना चाह रहा है, नीचे। ये देखो फ्रिक्शन। दिस इज कंप्लीट फ्री बॉडी डायग्राम। तो भले ही मैं तरीका जो सिखाता हूं, अप्रोच, वो भले ही एक छोटे सिचुएशन के लिए आपको समझाता हूं, बताता हूं, लेकिन भूल मत जाना, वो जो स्टेप्स हैं, जो तरीके हैं, जो अप्रोच है, जो कॉन्सेप्ट है, जो पैटर्न है करने का, मानने का, अज्यूम करने का, दुनिया के किसी भी कठिन क्वेश्चन के लिए भी वही होता है। इसलिए मैं बार बार बोलता हूं कि हमें कॉन्सेप्ट्स और अप्रोच और उन तरीकों, उन पैटर्न, उन स्टेप्स को ध्यान देना चाहिए, बजाय इसके कि हम लोग क्वेश्चन को छोटा या बड़ा माने। एक ये पॉइंट। एनीवे, सो दिस कंप्लीट फ्री बॉडी डायग्राम। अगला ये वाला हो गया, एक स्टेप हो गया हमारा। दूसरा स्टेप है बढ़िया वाला एक्स वाई एक्सिस। तो आपको ये फिर से याद दिलाऊंगा, एक्स वाई एक्सिस तो मैं हजारों तरीके से मान सकता हूं। इधर एक्स मान लो, हॉरिजॉन्टल एक्स, वर्टिकल वाई, या इधर एक्स इधर वाई, कई तरीके से मान सकता हूं, हजारों तरीके से मान सकता हूं। उन हजारों तरीकों में से कौन सा तरीका सही होगा? सब सही है। आंसर किससे आएगा? सबसे आएगा, पर अंतर ये होगा कि किसी से कठिनाई से आएगा, किसी से आसानी से आएगा। तो कौन सा अच्छा आसान होगा? जिसके along something is allowed to move, either move or not, it's another thing, मतलब अलग बात है, लेकिन दिखता है कि किसके लॉन्ग चल सकता है भले ही रुका हो, तो हम आसानी से मान सकते हैं। और ये रहा x और ये रहा y। क्यों इतनी आसानी से मान रहा हूं? क्योंकि ये इसी के अलॉन्ग चल सकता है और नहीं चल सकता है। बोलो, पूरा एक एक चीज को समझना बहुत जरूरी है। इसी के अलॉन्ग सरक सकता है, मैं नहीं कर रहा हूं कि सरकेगा ही, लेकिन सरकेगा तो इसी के अलॉन्ग। ऐसा नहीं कि ये कूद के मेढक की तरह भागने वाला है, ऐसा तो होने वाला नहीं है ना। ये तो सरकना ऐसे ही है ना। तो ये समझना है। तो दिस इज एक्स, दिस इज वाई, बजाय इसके कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल माने। तो एक एक चीज को समझना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट स्टेप है, दूसरा हो चुका है। नेक्स्ट स्टेप है रिजॉल्विंग ऑफ फोर्सेस। अगला स्टेप है रिजॉल्विंग ऑफ फोर्सेस। जो प्योर वाई की तरफ होता है उसे तोड़ने की जरूरत नहीं होती। जो प्योर एक्स की तरफ होता है उसे तोड़ने की जरूरत नहीं होती। पर जो न एक्स में होता है न वाई में होता है, उन सारों को तोड़ना पड़ता है। और सारों के नाम पे केवल फिलहाल mg है। दिस इज थीटा,
दिस इज 90 माइनस थीटा एंड दिस इज थीटा। mg को तोड़ा, इधर आया mg cos थीटा और इधर आया mg sin थीटा। एक एक चीज समझो, मैटर ये नहीं करता कि पूरे पीरियड में हमने क्या पढ़ लिया, मैटर ये करता है कि आज के पढ़ने के बाद इंक्लाइन प्लेन के जितनी भी पॉसिबिलिटी है, लिफ्ट में ऊपर, हॉरिजॉन्टल में एक्सेलरेशन, प्लेन का जो कि टफेस्ट पार्ट है, शायद अभी तक एडवांस तक में नहीं आया है लेकिन आ सकता है, ऐसा नहीं है, बियॉन्ड कोर्स है ये, सब कर सकते हो कि नहीं ये ज़्यादा ज़रूरी है ना। तो हाँ, रिजॉल्व कर लिया, मैं फ्री बॉडी डायग्राम कर चुका हूँ, मैं एक्स वाई एक्सिस मान चुका हूँ, मैं फोर्सेस तोड़ चुका हूँ। ये पॉइंट आया है हम लोग के पास, दिस पॉइंट बैलेंस करना और फ्रिक्शन के क्वेश्चन में स्पेशली अलग से नॉर्मल रिएक्शन निकालना, लिमिटिंग फ्रिक्शन, थोड़ा एक्स्ट्रा काम है इसमें, थोड़ा सा फ्रिक्शन वाले में बताया हूँ मैं, तो ये नई चीज़ है भी नहीं। एनीवे सो हाँ, अगला स्टेप है इक्वेशन लिखना। तो बताओ, ये तो हम लोग सोचे ही थे कि इसके अलोंग इसको चलना नहीं चलने वाली बात है। अच्छा, याद है कि क्यों जिधर चल सकता है नहीं चल सकता है वो वाला जब x मानते हैं और दूसरा वाला परपेंडिकुलर y मानते हैं तो क्या फायदा होता है, क्यों आसान होता है, बताया हूं। अब लोग याद है कि भूल गए। ये फायदा होता है कि जब हम लोग ऐसे मानते हैं x और परपेंडिकुलर y, तो भले ही इसमें चले ना चले, एक्सेलरेट हो ना हो, भाड़ में जाए, कम से कम एक ठो तो बैलेंस होता है। ये पॉइंट है, इस तरह के मानने का फायदा है ना। तो चलिए, तो ये बैलेंस है, जितना इधर उतना इधर, n इज बैलेंस्ड बाई mg cos थीटा इज बैलेंस्ड बाई n, mg cos थीटा इज बैलेंस्ड बाई n। सो एक आया n बराबर mg cos थीटा, आया n बराबर mg cos थीटा। ठीक है, फ्रिक्शन के केस में एक अलग हमें कैलकुलेशन जरूर करना चाहिए, नॉर्मल रिएक्शन और लिमिटिंग फ्रिक्शन, तो वो वाला भी कैलकुलेट कर लिया है। F मैक्सिमम, आपको याद है कि ये फ्रिक्शन नहीं होता, बोलो, ये फ्रिक्शन नहीं होता, बड़ा पॉइंट है, ये फ्रिक्शन नहीं होता, ये फ्रिक्शनल फोर्स नहीं है, ये फ्रिक्शनल फोर्स की लिमिटिंग वैल्यू है, ये मैक्सिमम वैल्यू है, ये अपर लिमिट है, ये अपर रेंज है, ये फ्रिक्शन की औकात है, ये फ्रिक्शन नहीं है ना। म्यू एन, वेयर एन इज mg cos थीटा। एक और चीज ध्यान देने वाली, नोटिस करने वाला पॉइंट है कि अक्सर जो आप n को mg समझते हैं, वो देखिए mg ने mg cos थीटा है, हालांकि कई बार ऐसा आ चुका है, लेकिन बच्चों को लगता है कि म्यू mg ऐसे फ्रिक्शनल फोर्स सोचते हैं, तो वो तो नहीं है। अच्छा, अब क्या करना है, अब क्या करना है बताओ, जल्दी बोलो। अब हमारे पास क्या स्टेप्स हैं, इतने के बाद जो इक्वेशन लिखना होता है फ्रिक्शन वाले क्वेश्चन में, खासकर बैटल होता है, फाइट होती है ड्राइविंग फोर्स और रोकने वाले के बीच में। माइंड इट, खोपड़ा में बिठाओ। अभी भी इक्वेशन ही लिख रहा हूं, एक इक्वेशन लिखा हूं, बैलेंस किया हूं, फ्रिक्शन होने के कारण मैं लिमिटिंग भी लिख दिया हूं। अब फ्रिक्शन वाले क्वेश्चन में क्या होता है, बैटल होता है, खींचने वाला ड्राइविंग फोर्स, खींचने वाला चलाना चाहता है mg sin थीटा से, और फ्रिक्शन रोकना चाहता है जो ये है, जिसकी लिमिट है। तो सिंपल सा एक चीज और आपको बताऊं साइंस के बारे में,
जिसमें आप फिजिक्स को एक बड़ा हिस्सा मान सकते हैं। जब डिजिट होता है ना, मैं आपकी बात कर रहा हूं, जो आपकी गलतियां होती हैं, जो आपकी वीकनेसेस हैं, है ना। आपकी क्या वीकनेस है मैं बता देता हूं। आप उन सारी चीजों को ज्यादा आसानी से रियलाइज कर पाते हैं जिसमें डिजिट्स होते हैं, क्योंकि उसमें इनइक्वालिटी की संभावनाएं नहीं होती, वो क्वेश्चंस आसान लगते हैं। वही क्वेश्चन आपके लिए टफ होते हैं जिनकी वैल्यूज सिंबल में होती है, और दैट सिंबल कैन टेक एनी वैल्यूज इन टर्म्स ऑफ डिजिट। मेरे कहने का मतलब ये है कि ये इसकी वैल्यू मान लीजिए 20 न्यूटन है, और इसकी औकात मान लीजिए 12 न्यूटन है। मान लीजिए कि इसकी वैल्यू 12 न्यूटन है, ये 20 न्यूटन है। तब हमें कोई केस नहीं बनाना है। चलाने वाला 20 न्यूटन है, रोकने वाला 12 न्यूटन मैक्सिमम रोक पाएगा, रोक नहीं पाएगा, और ये चल देगा। लेकिन डिजिट रहेगा तब ना इनइक्वालिटी साफ दिखेगा। अब हमको बताओ, जो तुम्हारी दिक्कतें हैं, जो मैं इतने दिनों में 15-16 सालों में, 14-15 सालों में मैं ये समझ पाया हूँ कि आखिर बच्चे कहाँ पे फंसते हैं। वो सिंबल वाले में ज़्यादा फंसते हैं। जैसे मैं कहूँ कि ये अब फिलहाल वो 20 और 12 को छोड़ दो, तो मैं एग्जाम्पल लिया था ताकि तुम्हें बताऊं कि डिजिट वाला तुम आसानी से समझते हो। यदि ये रहे और ये रहे तो क्या कहोगे? ब्लॉक चलेगा नहीं चलेगा, है ना। इसमें 2 केस संभव है, और यहीं पे प्रॉब्लम आती है बच्चों की। पूरी साइंस और पूरी दुनिया केस बेस है। सारा सिचुएशन जहां देखो वहीं पे बाउंड्री कंडीशन है, क्रिटिकल वैल्यूज हैं, आर पार की लड़ाई है, हियर देयर है, दिस एंड दैट है, और हम उस केस को डिस्कस नहीं कर पाते, इमेजिन नहीं कर पाते, सिचुएशन को डील नहीं कर पाते केस बनाकर। जैसे अभी मेरे सामने पता नहीं है कौन बड़ा है, तो हमें केस बनाना चाहिए। दिस इज कॉल्ड साइंस। वो साइंस नहीं होता कि मैं मास का वैल्यू दे दूं, म्यू का वैल्यू दे दूं, तुम सब निकाल लो, साफ दिख जाए कि कौन बड़ा है। ठीक है, एक छोटा क्वेश्चन है, साइंस थोड़ी है वो। साइंस तो ये है कि हम समझ पाएं, और तब भी साइंस वैसा ही है। जो तुम छोटा वाला डिजिट वाला सोच पाते हो, बड़े के लिए बाउंड्री कंडीशन, क्रिटिकल वैल्यूज, आर पार जो चीजें होती हैं, कठिन से कठिन की बात कर रहा हूं मैं क्वांटम थ्योरी, आइंस्टाइन की, श्रोडिंगर की जो चीजें हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं। उनके जो थ्योरीज हैं उनमें भी यही सब चीजें हैं, बाउंड्री कंडीशन, क्रिटिकल वैल्यूज, दिस एंड दैट, अप्रोक्सीमेशन, एरर एनालिसिस, यही सब जगह होता है जो हम लोग पढ़ते हैं। लेकिन हम लोग क्यों नहीं समझ में आता है? क्योंकि हम सिंपल सी चीजों की तरह हम उन सिचुएशन को डील नहीं करते, बस उन सिचुएशन को कठिन मान लेते हैं। जबकि सच ये है कि जो सिंपल तुम मानते हो, और जो लॉज और जो तरीके होते हैं, जिनको कठिन मानते हो, कठिन होते ही नहीं है। आप उनको वैसे कर नहीं पाते हो, देख नहीं पाते हो, केस बना नहीं पाते हो। तो चलिए करते हैं। अब मैं केस बनाता हूं, क्योंकि हमको मालूम नहीं चल रहा है सिंबल में होने के कारण कि ये बड़ा है कि ये बड़ा है। तो अब मैं बताता हूं, क्योंकि अब हमें मालूम नहीं है, तो हम केस बनाते हैं कि सरकने के लिए। अब मैं लिखता हूं, मैं अब से लिखने जा रहा हूं, फॉर ब्लॉक इन रेस्ट, फॉर नो स्लीपिंग अ ब्लॉक, फॉर नो स्लीपिंग ऑफ ब्लॉक। ये देखो, तुम लोग समझो मैं कहना क्या चाह रहा हूं। फॉर नो स्लीपिंग ऑफ ब्लॉक, मैं केस बना रहा हूं, और मैं चाहता हूं कि मेरे पढ़ाए हुए बच्चे हर कोई केस बनाए, चाहे वो ऑप्टिक्स क्यों ना हो, वेव क्यों ना हो।
इलेक्ट्रोस्टैटिक, मैग्नेटिज्म, थर्मोडायनेमिक्स, ग्रेविटेशन मॉडर्न क्यों ना हो। मैं चाहता हूं कि आप वैसे ही सोचें, मतलब क्रिटिकल चीज़ें, क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिटिकल एनालिसिस, एनालिटिकल स्किल आपका डेवलप करना चाहता हूँ। मेरा कभी जब मैं पढ़ाता तो मैं भूल जाता हूँ। मैं कई बार बोला हूँ कि मैं पढ़ाता हूँ तो भूल जाता हूँ कि AIT के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, PMT के लिए कितना इंपॉर्टेंट है ना, नीट के लिए। चलिए, तो फॉर नो स्लीपिंग, ये मैं केस बना रहा हूँ क्योंकि अब बनाना पड़ रहा है, क्या करें। और सिंबल रहेगा, जहां सिंबल रहेगा वहां केस बनेगा। बड़ा पॉइंट है, बड़ा पॉइंट है। जहां पे भी सिंबल्स होंगे आपको पता नहीं चलेगा कौन बड़ा है, डिजिट होंगे तो पता चलेगा ना भाई। हाँ चलिए, फॉर नो स्लीपिंग, नो स्लीपिंग मतलब चलाने वाला फोर्स से कहीं ज्यादा रोकने की औकात हो तो रोक देगा। इसको आप लिख सकते हैं फॉर नो स्लीपिंग अ ब्लॉक, फॉर नो स्लाइडिंग अ ब्लॉक, फॉर नो मोशन अ ब्लॉक, और फॉर ब्लॉक इन रेस्ट। ब्लॉक रेस्ट में रहे, ब्लॉक स्लाइड न करे, ब्लॉक स्लिप न करे, ब्लॉक मूव न करे, ब्लॉक का मोशन न हो। है? मैं सारा नाम इसलिए लेता हूं ताकि ऐसा ना हो कि यहाँ पे स्लिपिंग लिखा हूं, कहीं पे स्लाइडिंग लिख देगा, कहीं मोशन लिख देगा, है ना, चाहे कहीं ब्लॉक को रेस्ट में होने की बात लिख देगा, तो अलग नहीं होगा, सब सेम होगा। एनीवे, तो बताओ क्या करें। रोकने वाला बड़ा हो, है ना, mg साइन थीटा छोटा हो। देखो mg, हाँ देख लो, mg साइन थीटा इज लेस देन और इक्वल टू म्यू mg कॉस थीटा। क्या ठीक लिखा हूं देखो तो सभी लोग। बोलो, mg साइन थीटा माइनस म्यू mg कॉस थीटा, ठीक लिखा हूं। mg साइन थीटा लेस देन और इक्वल टू म्यू mg कॉस थीटा, कोई दिक्कत? फाइन, ओके ओके। तो देखो, ये देखो mg कैंसिल हो गया, mg कैंसिल हो गया, कॉस थीटा इधर आएगा, कॉस थीटा इधर लेके आओ तो तुम्हें मिलेगा tan थीटा लेस देन और इक्वल टू म्यू। सो थीटा लेस देन और इक्वल टू tan इनवर्स म्यू। थीटा लेस देन और इक्वल टू tan इनवर्स म्यू। साइन थीटा में कॉस थीटा इधर लाके डिवाइड करो, tan थीटा बनेगा, म्यू यहां पे रह जाएगा। ये मतलब ब्लॉक को न सरकने के लिए थीटा की वैल्यू tan इनवर्स म्यू हो या इससे छोटा हो। थीटा या तो इतना हो इक्वल एंड लेस बोथ, थीटा या तो tan इनवर्स म्यू के बराबर हो या इससे छोटा हो, या तो इसके बराबर हो या तो इससे छोटा हो। तो ये जो ब्लॉक है ना, ये जो ब्लॉक है नहीं सरकेगा, ये नहीं सरकेगा। इसको ध्यान में रखते हुए आपको पता है, जब दुनिया में यहीं पे ध्यान से न सरकने की बात हो रही है, फोकस करो मेरी बात पे, न सरकने की बात हो रही है, केस बनाया हूं मैं, न सरकने की बात हो रही है। दुनिया में जब कोई चीज किसी के बराबर हो या उससे छोटा हो, थीटा या तो इसके बराबर हो या इससे छोटा हो, तो मैक्सिमम डिफाइन होता है। क्या डिफाइन होता है? मैक्सिमम। थीटा मैक्सिमम इतना होगा, मिनिमम का आता पता नहीं होता। क्लियर? फिर से सुनो, इफ समथिंग इज लेस देन और इक्वल टू समथिंग, देन उसका मैक्सिमम डिफाइन होगा। लेस है लेकिन मैक्सिमम डिफाइन होगा, और ग्रेटर देन और इक्वल टू होता तो मिनिमम डिफाइन होता है। मैं कहूं कि या तो मेरे पास 10 रुपया रहता है या तो 10 रुपया से कम रहता है। जब भी हमको चेक किया गया तो या तो मेरे पास 10 रुपया रहता है
या तो 10 रुपया से कम रहता है। तो बताओ मेरे पास मैक्सिमम 10 रुपया ना होगा यार। तो लेस की इनइक्वालिटी में मैक्सिमम डिफाइन होता है और ग्रेटर की इनइक्वालिटी में मिनिमम उल्टा होता है। थोड़ा इस बात का ख्याल रखिएगा। सो यहां से क्या हम लोग को मालूम चला, यहां से हम लोग कुछ कह सकते हैं क्या? हाँ, यहां से हम लोग कुछ कह सकते हैं, जरा देखो तो। यहां से हम लोग ये कह सकते हैं थीटा मैक्स बराबर tan इनवर्स म्यू। और सरप्राइजिंगली आपको जानना चाहिए, इसे ही ये जो आया हुआ है इसे एंगल ऑफ रिपोज कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? एंगल ऑफ रिपोज कहते हैं। सभी लोग लिख लें, आप अपने कॉपी में सभी लोग लिख लीजिए, tan इनवर्स म्यू को एंगल ऑफ रिपोज कहते हैं। कुछ लोग पूछ सकते हैं सर व्हाट इज रिपोज? मैं कभी ये वर्ड सुना नहीं, एंगल तो सुना है लेकिन रिपोज मीन्स है मैक्सिमम एंगल स्टीपनेस, स्टीपर, हाउ मच मैक्सिमम पॉसिबल स्टीपर ऑफ इंक्लाइंड प्लेन टू लाई एनी ऑब्जेक्ट ऑन दैट इन रेस्ट। मतलब कोई चीज हम लोग उस पर रखें तो वैसे ही पड़ा रहे, रेस्ट में रहे, मोशन ना करे, सर के नहीं। तो जो मैक्सिमम एंगल होता है उसे हम एंगल ऑफ रिपोज कहते हैं इंक्लाइंड प्लेन का। मतलब वह मैक्सिमम एंगल जब तक ये ब्लॉक न सरके तो वो मैक्सिमम एंगल को एंगल ऑफ रिपोज कहते हैं। काफी ज्यादा चीजें सामने आ रही हैं हम लोगों के, और हम लोगों को ये सीखना है। तो आप लोग इसको लिख सकते हैं, tan इनवर्स म्यू को हम लोग एंगल ऑफ रिपोज कहते हैं, है ना? चैटिंग पूरा गायब भी हो गया यार। इज इट ओके? मिनिमम हो तो देन क्या बोलते हैं सर? मोर साइज और वॉल्यूम बट सेम मास बट मेड बाय डिफरेंट मटेरियल कैन चेंज द फाइनल रिजल्ट इन फ्रिक्शन? नो, नॉट। मोर मास, हाँ एक और चीज इसके कारण एक बढ़िया पॉइंट आया। जरा देखो तो कई चीजें इस सचिन कुमार मौर्य के कारण मैं याद दिला देता हूं। ये जो रिजल्ट है ना, एंगल ऑफ रिपोज, इसकी वैल्यू या इसके रेस्ट में होना चाहे न चलना, ये सब केस एक ही बात है। ये मास पर डिपेंड नहीं कर रहा है। मास कैंसिल हो गया तो मास पर डिपेंड नहीं कर रहा है, जी कैंसिल हो गया तो जी पर डिपेंड नहीं कर रहा है। ये एक इंटरेस्टिंग रिजल्ट आया है। और इसे ये भी सीखना है कि जब हम कोई चीज स्टडी करना चाहते हो, करंट हो, चार्ज हो, मैग्नेटिज्म हो, मॉडर्न हो, थर्मोडाइनमिक्स हो, ऑप्टिक्स हो, वेव हो, दुनिया का कोई भी चैप्टर या साइंस क्यों ना हो, केमिस्ट्री हो, मैथ्स हो, बायो भी जरूरत पड़े, तो जब हम कुछ कैलकुलेट कर रहे हैं उसमें कैंसिल हो गई चीजें, इसका मतलब उस पर इंडिपेंडेंट होती हैं। ये कोई नई बात नहीं है, बस याद दिला रहा हूं आपको, ठीक है? सो दिस इज मास इंडिपेंडेंट बिकॉज ऑफ कैंसिलेशन। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे भी इंडिपेंडेंट है, ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। तो एंगल ऑफ रिपोज याद रखिएगा, वह मैक्सिमम वैल्यू एंगल ऑफ इंक्लिनेशन का, एंगल का, जब तक ब्लॉक रेस्ट में रहेगा तो उसे हम एंगल ऑफ रिपोज कहते हैं। रिपोज मतलब समथिंग केप्ट ऑन इंक्लाइंड प्लेन एंड बीन रेस्ट, है ना, वो रेस्ट में रहे, ये है। अच्छा, अब मैं एक्सपेरिमेंट दिखाना चाहूंगा, तब मैं दूसरा केस बनाना चाहता हूं, मेरी हार्दिक इच्छा है ना? अच्छा, आप लोग इसको लिख भी सकते हैं।
आपका मन करता है तो एंगल ऑफ रिपोज को, ये बहुत अच्छी चीज होती है, कहीं नोट अपने सेंटेंस फ्रेम करना, बनाना, लिखना, आपका मन करता है तो इसको लिख सकते हैं कि मैक्सिमम एंगल ऑफ इंक्लाइंड प्लेन विथ हॉरिजॉन्टल अप टू विच अ ब्लॉक और मास kept on that plane is in rest is known as angle of repose. मैक्सिमम एंगल ऑफ इंक्लाइंड प्लेन, जिस पे रखी हुई चीजें रेस्ट में रहे, मैक्सिमम एंगल ऑफ इंक्लाइंड प्लेन विथ हॉरिजॉन्टल, जिस पे रखी हुई चीजें रेस्ट में रहे, उस मैक्सिमम एंगल की वैल्यू को हम लोग एंगल ऑफ रिपोज कहते हैं। बड़ा पॉइंट निकल के आ रहा है, ठीक है। अब मैं एक्सपेरिमेंट दिखाना चाहता हूं, जो मैं जिसके लिए मैं लाया था, ये वो कर देता हूं। ये देखिए, ये दिख रहा है आप लोगों को सामने मेरा टेबल, ये टेबल है, ये देखिए, और मेरे घर में जो पेंट हुआ था उसी को लेके आया हूं, ये मैं उठा रहा हूं, आप लोग देखिए इसको। Is it okay now? ठीक है, अभी आप लोगों को दिख रहा है अब? बोलो, Is it okay? Now okay. Okay, good. सो मैं यहाँ तक पहुँचा था कि मैं आपको एक्सपेरिमेंट दिखाने वाला था, बहुत बड़ा गैप हो गया। अरे तो कुछ प्रॉब्लम आ गई, चीज़ें हैंग कर गई और बफरिंग होने लगा, है ना। तो चलिए, ज़्यादा अच्छा हुआ, हमको लग रहा है कि बहुत सारे लोग चले भी गए। सो आज का क्लास ओवर करते हैं, इसी में फर्दर में आज हम लोग बस इतना ही जान लेते हैं कि एंगल ऑफ रिपोज tan इनवर्स म्यू होता है, और यहाँ तक चीज़ें tan इनवर्स म्यू तक चीज़ें रुकी रहती हैं, tan इनवर्स म्यू तक चीज़ें रुकी रहती हैं। जब mg साइन थीटा म्यू mg कॉस थीटा से छोटा हो, चला नहीं पाता, mg साइन थीटा जब म्यू mg कॉस थीटा से छोटा हो, चला नहीं पाता, तो ये सिचुएशन बनता है। हाँ, तो मैक्सिमम लोग आ गए। अच्छा, मैक्सिमम लोग आ गए, तो कंटिन्यू करूं क्या? लेट मी कंटिन्यू इट। आर यू ओके, ऑल ऑफ यू? चलिए, ओके। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि आप पढ़ाइए सर, कोई दिक्कत नहीं है, नो इशू। चलिए, तो मैं बता देता हूं, नो प्रॉब्लम। तो हम लोग एंगल ऑफ रिपोज तक जान चुके हैं। अब मैं आपको एक्सपेरिमेंट दिखाता हूं। जो लोग चले गए हैं वो फिर फर्दर इसमें आगे देख लेंगे, नो प्रॉब्लम। ये देखिए, इसको मैं ऊपर करता हूं ना, आप लोगों के सामने ये दिख रहा होगा शायद एक्सपेरिमेंट जो मैं लेके आया हूं। मैं इसको, और ये पेंट का डिब्बा है जो मैं यूज कर रहा हूं। मैं इस प्लेन को, इसका इंक्लिनेशन बढ़ाता हूं, इसकी स्टीपनेस बढ़ाता हूं, हॉरिजॉन्टल से एंगल बढ़ाता हूं। एक समय ऐसा आएगा, कि ये सरकने लगेगा, ठीक है। तो जो बात अभी हो रही थी कि रुका है, अभी देखो, सभी लोग ध्यान से देखें, मैं इसका एंगल बढ़ा रहा हूं। रुका है, रुका हुआ है, अभी भी रुका है,
अभी भी रुका है, अभी भी रुका है, अभी भी रुका है, अभी भी रुका है, रुका हुआ है, अभी भी 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 रुका हुआ है, चल दिया। आप लोग एक चीज नोटिस किए हैं, इस चीज में नोटिस किए होंगे कि जब मैं इस इंक्लाइंड प्लेन का इंक्लिनेशन बढ़ा रहा था और ये रुका हुआ था और काफी एंगल तक रुका हुआ था, पता नहीं क्यों इतना रुका हुआ था, हमको समझ में भी नहीं आया। म्यू पता नहीं इतना ज़्यादा कैसे हो गया, शायद मैं भी यहाँ पे स्पाइक्स टाइप का कहीं कुछ, ये बहुत गंदा सा प्लेन भी लिया हूँ मैं, तो शायद ठोकर वोकर टाइप का कहीं कुछ उठा होगा या और ये वाला पार्ट शायद रुका होगा मे भी। तो एक चीज़ नोटिस की आप लोग कि जब रुका तो था, रुका हुआ था, लेकिन जब चला ना तो अच्छे खासे स्पीड से चला, एक्सेलरेशन से चला, मतलब बहुत तेज भागा। इससे क्या कुछ याद आ रहा है आप लोगों को? स्टैटिक फ्रिक्शन पूरे जोर शोर लगा के पूरी ताकत के साथ रोकता है, जैसे ही सरकता है ना तो स्टैटिक नहीं लगता है, काइनेटिक बहुत कम, मतलब उससे कम लगता है। और फिर कहता है कि जब रोक नहीं पाया तो भागो तेजी से। अब फ्रिक्शन कहता है कि अब तो मेरी औकात के बाहर हो गए, जाओ तो बढ़िया से जाओ, मैं बहुत कम लगाऊंगा, ऐसा नहीं है कि छोड़ दूंगा, लगाऊंगा, कम लगाऊंगा, और उसी कम लगाने के कारण बहुत तेज भागता है। तो रुका तो रहता है काफ़ी एंगल तक, जो स्टैटिक रोकता है, स्टैटिक फ्रिक्शन, लेकिन जब चलता है तो काइनेटिक लगता है, जो अचानक कम हो जाता है। इसी कारण से आप देखे होंगे गोल गोल हो रहा है, मेरा भी गोल गोल। अरे यार फिर क्या बफरिंग हो रही है क्या? रिफ्रेश कर लो, रिफ्रेश करो। हाँ तो एक चीज है कि हम लोग ये सीखने को मिला, तो एक चीज आप लोग देखे, और इसी पे किस तरह क्वेश्चन बनते हैं मैं आपको बताता हूं। ये देखो, यदि मैं इस पे सरकाऊं, ये देखो जाके कैसे रुक रहा है, ये तो देखो, ये देखो, तुम्हें क्या लग रहा है कि मैग्नेट है? नहीं, मैग्नेट नहीं है, ये रुकने के बाद लौट नहीं रहा है। और ऐसे कर दूंगा तो रुकेगा भी, लौट भी जाएगा, देखो, और ऐसे कर दूंगा तो जाके रुक जाएगा। इंटरेस्टिंग। और मैं इधर कर दूंगा तब तो सरक कैसे, देखो ऐसे, और ऐसे कर दूंगा तो सब सरकता हुआ चला जाएगा। कितनी पॉसिबिलिटीज है, मैं आपको ये बताना चाहता था कि पॉसिबिलिटीज कितनी है, और सबके लिए हमें थोड़ा सा सोच के करना होता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगला केस एंगल ऑफ रिपोज में आपको पढ़ा दिया, रुके रहने वाला, याद करो, रुके रहने वाला कब पढ़े हैं अभी। अब मैं वो पढ़ने जा रहे हैं जब ये चल रहा था, ये जब वो बात होने जा रही है जब ये चल रहा है, वो बात होने जा रही है जब ये चल रहा है। तो करता हूं ध्यान से, सभी लोग देखें, फॉर स्लीपिंग ऑफ ब्लॉक, ध्यान से सभी लोग, और फॉर स्लीपिंग ऑफ ब्लॉक में कुछ और नहीं करूंगा, कह दूंगा सरकाने वाला ड्राइविंग फोर्स कि ज्यादा हो जाएगा फ्रिक्शन के रोकने के औकात से। नया कुछ नहीं करूंगा, बस आप लोग देखें मैं क्या करने जा रहा हूं, अब आप लोग बस एंजॉय करें। और मैं क्या करने जा रहा हूं यहां पे, ये देखिए, फॉर स्लीपिंग अ ब्लॉक, फॉर स्लीपिंग अ ब्लॉक। अच्छा हाँ, कौन पूछ रहे कि वापस क्यों नहीं आ रहा है?
तो देखो वापस यहाँ पे तो आ रहा था, यहाँ पे इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि जाके रेस्ट पे तो होना था, और रेस्ट के बाद ये स्टैटिक रोक ले रहा है। रेस्ट में आएगा तो अब स्टैटिक रोल में आएगा, क्यों? और वो आने नहीं दे रहा है। देखो ऐसे भाई रुकना तो तय है ना। जब भी आप इंक्लाइन प्लेन पे, ध्यान से, जब भी आप इंक्लाइन प्लेन पे ऊपर सरकाएंगे तो रिटार्ड होना तय है, रुकेगा। अब फिर लौट के आएगा कि नहीं आएगा ये केस बनाना पड़ेगा। लौट के आएगा कि नहीं आएगा ये हमें केस बनाना पड़ेगा। एनीवे, सो क्या करें फिर हम लोग? चलाने वाला जो ड्राइविंग फोर्स है, जो चलाने वाला फोर्स है, ध्यान से सुनो, जो चलाने वाला फोर्स है mg साइन थीटा ग्रेटर देन और इक्वल टू म्यू mg कॉस थीटा। फिर से mg कैंसिल होगा, नई चीज नहीं है। कॉस थीटा इधर लेके आओ, आएगा tan थीटा ग्रेटर देन म्यू एंड थीटा ग्रेटर देन tan इनवर्स म्यू। ये है थीटा, tan थीटा ग्रेटर देन म्यू, सो थीटा ग्रेटर देन tan इनवर्स म्यू। ठीक है। क्वेश्चन ये देखो, कई बार ऐसा होता है यहाँ पे इन फिजिक्स में, एक फिर से साइंस के लिए, एक फिजिक्स के लिए एक बड़ी बात, जब क्रिटिकल वैल्यूज बाउंड्री आर पार समथिंग इज हैपनिंग इन दिस साइड, मतलब इन दिस साइड समथिंग इज हैपनिंग एंड दैट साइड समथिंग अनदर थिंग इज हैपनिंग, है ना। एनीवे, सो ऐसे केस में हम लोग इक्वालिटी दोनों जगह लगा सकते हैं। यहां पे भी इक्वालिटी लगा सकते हैं। इक्वालिटी लिमिट के नाम पर, किसके नाम पर? लिमिट के नाम पर। मतलब यहां पे इक्वालिटी, और जब कोई चीज होने के लिए किसी के बराबर हो या उससे बड़ा हो, इक्वालिटी, मैं इमेजिन कर रहा हूं कि यहां पे इक्वालिटी भी है, हालांकि मैं तो नहीं लगाया हूं, आप लगा भी सकते हैं। जो मैं बोल रहा था कि पिछले वाले नो स्लीपिंग वाले केस में इक्वालिटी था, तो यहां पे भी इक्वालिटी लगा लेंगे, और तब थीटा मिनिमम डिफाइन होता है। क्या डिफाइन होता है? और उसकी वैल्यू भी tan इनवर्स म्यू ही होती है। इसको मैं हालांकि मैं इससे पहले इस तरह की बातें डिस्कस कर चुका हूं, फिर भी मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि अप्रोक्सीमेशन मैं फिर भी मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि चीजें क्या करनी है। ध्यान से फोकस ऑन इट, व्हाट आई एम गोइंग टू से, ध्यान से फोकस, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। ये पहले बताओ कि यदि मैं इसको मैं ऐसे करूं, और आप लोगों को याद होगा कि ये 30 डिग्री पे चल दिया था। चलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं ना, इसको मैं आगे बढ़ाया, आपको पता चला 30 डिग्री पे चल दिया था। सभी लोग जवाब दें मेरा जवाब दें। यदि मैं इसको ऐसे किया, ऐसे उठाया, प्लेन को ऐसे किया और 30 डिग्री पे सरक गया, 30 डिग्री पे सरक गया, 30 डिग्री या 30 डिग्री पे ज्यादा से सरक गया, आप हमको जवाब दीजिए। कोई भी मैक्सिमम कितने एंगल तक नहीं सरका था? मैं बढ़ाता रहा, एंगल बढ़ाता रहा, 30 डिग्री पे सरक गया। 30 डिग्री से पहले नहीं सरका, 30 डिग्री पर सरक गया। आपको बताना है कि कितने मैक्सिमम एंगल तक नहीं सरका था, तब आपको ये आइडिया लगेगा कि यहां पे इक्वालिटी ना होना ये सब क्या मतलब है। कम ऑन, डू इट फास्ट। होई राका, थैंक यू सो मच होई राका।
थैंक यू फॉर अप्रिसिएशन। ओके, ऑल द बेस्ट, कीप डूइंग। सो एनीवेज, हाँ बताइए क्वेश्चन। 30 डिग्री आप लोगों को नहीं बोलना है क्योंकि 30 डिग्री पे सरक गया था। मेरा क्वेश्चन है कितने मैक्सिमम एंगल पर नहीं सरका था, कितने मैक्सिमम एंगल तक नहीं सरका था। तीस डिग्री नहीं बोलना है, 30 डिग्री पे तो सरक गया था ना, तो 30 डिग्री आपको नहीं बोलना है। तीस डिग्री पे, ये 30 डिग्री पे सरक गया था, 30 डिग्री पे सरक गया था, या 30 डिग्री पे ज्यादा से ज्यादा पर सरक गया था, तो सरक गया था। तो 30 आपको नहीं बोलना है क्योंकि सरक गया था। आपको बताना है कि कितने मैक्सिमम एंगल तक नहीं सरका था। कितने मैक्सिमम एंगल तक। कुछ लोग 29 बोल रहे हैं। 29 क्यों बोल रहे हो? 29 से भी ज्यादा होता है भाई, 29 से ज्यादा 30 ही होता है। गजब है आप लोग। मतलब मैं इंटीजर पूछ रहा हूं आपसे कि 29 या 30 बता रहे हो, बीच में भी तो होता है। 29 और 30 के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं पॉइंट में, ठीक है, पॉइंट ले लेके, पॉइंट ऐड करके। आंसर है 29.99999999 सो ऑन, ठीक है। और ये मत कहना कि 29.99 करके 1009, तो एक 1001 लगा के कह दूंगा ये ज्यादा सही है। कोई और एक ठो और बढ़ा के कह देगा ये और ज्यादा सही है। तो ये जो ज्यादा कम सही है ना, रियल में प्रैक्टिकल यही बात भी होती है कि सही भी रिलेटिव होता है। कितनी अजीब सी बात है ना कि सच भी रिलेटिव हो गया, सच भी रिलेटिव हो गया, सही गलत भी रिलेटिव हो गया, क्योंकि सब ज्यादा सही और कम सही में भी सही में ही दुनिया चल रही है। ये सुन के बड़ा अजीब लग रहा होगा आपको। एनीवे, सो नहीं, इन्फिनिटी कहना अनडिफाइंड के टर्म में बताना होता है, इसलिए आप इन्फिनिटी कह के सही नहीं है ना। राका, जो भी आप हो, रियल नेम आई डोंट नो। सो आप इन्फिनिटी के टर्म में, मतलब ये देखिए, अनडिफाइंड के टर्म में चीजें डिफाइन करने जा रहे हैं। मतलब इनफाइनाइट के, इन्फिनिटी के टर्म में फाइनाइट चीज बताने जा रहे हो। एट विच ब्लॉक डज नॉट स्लिप। कितनी अजीब सरप्राइजिंग चीज है। मतलब आप इनफाइनाइट वर्ड यूज करके उसमें और एक फाइनाइट एंगल बताने जा रहे हो। इट्स नॉट फेयर। सो फैक्ट क्या है, रियली में हमारे लाइफ में प्रैक्टिकली, मैथमेटिकली, लिमिट में हमें मजबूरी में ये कहना पड़ता है कि 29.999999999999 सो ऑन, मजबूरी में कहना पड़ता है दिस इज नथिंग बट 30 डिग्री। सो इसका मतलब, लेकिन जबकि 30 डिग्री बोलना नहीं था, इसका मतलब 30 डिग्री पे चलने की भी बात होती है, 30 डिग्री पे नहीं भी चलने की बात होती है। क्रिटिकली यदि मैं कहूं कि, बल्कि और ज्यादा अच्छे से समझाऊं तो मैं कहूंगा कि यदि 30 डिग्री पे चल दिया था, यदि 30 डिग्री पे चल दिया था, तो मैं बता देता हूं एक्सप्रेशन ये होता है 30 डिग्री माइनस h, लिमिट h टेंडिंग टू 0। 30 डिग्री में थोड़ा कम, और ये थोड़ा कम में जीरो कम नहीं, जीरो नहीं है, h जीरो नहीं है, जीरो के बहुत करीब है पर जीरो नहीं है। यदि h जीरो हो जाएगा तब तो 30 हो जाएगा, जबकि हमें 30 नहीं चाहिए, 30 पे तो चल दिया था। तो 30 में थोड़ा कम, एंड दैट थोड़ा इज नोबडी नोज। दुनिया में वो जो सबसे कम थोड़ा है, दुनिया में कोई भी नहीं जानता, और यहीं से शुरुआत होती है लिमिट की। लेकिन सरप्राइजिंगली, प्रैक्टिकली, इन रियलिटी, वास्तविकता में, अपने रियल लाइफ में, लिमिट ऑफ दिस वैल्यू इज नथिंग बट 30।
इज इट क्लियर? ये कुछ और नहीं 30 डिग्री है, मजबूरी है, जबकि ये 30 है नहीं, 30 से थोड़ा कम है। लेकिन ये बार बार बोलने की बजाय 30 से थोड़ा कम है, 30 से थोड़ा कम है, कोई पूछ देगा कितना कम है तो ये कह देंगे कि वो सबसे थोड़ा सा कम है, जो सबसे थोड़ा कम पॉसिबल है दुनिया में, जो कि मैं खुद भी नहीं जानता। ऐसे ही बोलना पड़ेगा। इससे बचने के लिए कह दिया गया कि पुट हियर h as 0 विच इज नॉट रियली 0। एक्सप्रेशन में तो 0 नहीं है, टेंडिंग है। सो यही समझना है हम लोगों को। दिस इज ब्यूटी ऑफ मैथ्स, कैलकुलस, लिमिट, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन एंड साइंस टू। सो हमें लगता है कि इस चीज को आप समझ रहे होंगे। अब हर बार तो नहीं बोले ना, ऐसा है ना कि ये 30 नहीं है, 30 से थोड़ा कम है। कोई कहता कितना कम है, कहे कि ये तो मैं भी नहीं जानता कितना कम है, लेकिन सबसे कम वाला कम है। तो व्हाट इज सबसे कम वाला कम? जो कम है तो ये होगा कि nobody knows, so then why you are saying सबसे थोड़ा कम वाला कम? So it can be written in this way, and if you want to find limit practically, then value is 30. वो तुम जानो। अरे वही तो कुछ जानता ही नहीं था, तभी तो बता रहे हो, तो तुम जानो नहीं। ठीक है, तो हमें लग रहा है कि चलिए आज थोड़ा कई चीजें सफर कर गई क्वेश्चन में और इन सब में। तो आज आप लोगों को आइडिया लगा होगा कि लिमिट, अच्छा ये आप लोगों को क्लियर हुआ? अब कंफ्यूजन नहीं होगा यहाँ पे। इक्वालिटी भी लगा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना, इक्वालिटी भी लगा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं कहूंगा कि ये देखो इस पे चल रहा था, इसी पे चल रहा था ये वाला, देखो। तो मैं कहूंगा कि कितने एंगल पर, मिनिमम कितने एंगल पर चलने लगेगा, तो आंसर है tan इनवर्स म्यू। और कितने मैक्सिमम एंगल तक नहीं चलेगा, कितने मैक्सिमम एंगल तक नहीं चलेगा, उसका भी आंसर है tan इनवर्स म्यू। अब आप कहेंगे कि सर tan इनवर्स म्यू पे रुका भी रहेगा आप कह रहे हैं, और tan इनवर्स म्यू पे चलने भी लगेगा, ये तो बड़ा गड़बड़ कर रहे हैं। तो मैं आपको समझा चुका हूं ये सब बातें करके। जो इसे क्रिटिकल वैल्यू बोलते हैं, इसे बाउंड्री कंडीशन बोलते हैं, इसे रेंज बोलते हैं चीजों के, इसे ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांजिशन फॉर्म बोलते हैं। और उस ट्रांजिशन फॉर्म में एक क्रिटिकल वैल्यू आता है जहां पे आर पार की चीजों की लड़ाई होती है। ठीक है, तो हमें लग रहा है कि आप लोगों को इस बात का एहसास हो रहा होगा। लेकिन फिर भी यदि कोई गन पॉइंट पे पूछे कि नहीं tan इनवर्स म्यू पे, tan इनवर्स म्यू पे ब्लॉक चलेगा कि नहीं चलेगा, tan इनवर्स म्यू पे ब्लॉक चलेगा कि नहीं चलेगा, गन पॉइंट पे कोई पूछे, गन पॉइंट मतलब गोली मार देंगे, कोई एक ठो बताओ, चलेगा कि नहीं चलेगा, कोई एक ठो बताओ और सच बताओ, नहीं तो गोली मार देंगे, मर जाओगे। गन पॉइंट पे कोई पूछे और कोई एक ठो बताओ और सच बताओ, तो जो कैलकुलेशन में है ज़्यादा हम लोग उसको वैल्यू देते हैं कि नहीं चलेगा, इसीलिए इक्वालिटी पहले वाले में लगाया था। तो जीरो से tan इनवर्स म्यू तक नहीं चलेगा, और उससे ज़्यादा पर चलेगा। हालांकि tan इनवर्स म्यू कंट्रोवर्शियल है, मैं बता चुका हूं, क्योंकि हम लोग उस पर चलना भी मानते हैं, ये चीज़ समझने की ज़रूरत है। चलने वाला नहीं बताना है भाई, चलने वाला होगा बट नहीं चलेगा, ये कहना चाह रहे हो? कोई एक बताना है, नया कंडीशन नहीं तो गोली मार देगा भाई, वो सनकी टाइप का है। बताओ, ये फ्रिक्शन का यूज करके चलना नहीं चलने के लिए वो गन ताना हुआ है आपके खोपड़ी में मारने के लिए, और आप वाला वाली कर रहे हैं तो गड़बड़ हो जाएगा ना। चलिए, तो हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे, और याद रखिएगा ये वैल्यूज, ये जो दिख रहा है। और मैं आपको एक चीज बता देता हूं
रटना नहीं है, सुबह उठ के रटना नहीं है कि ऐसे नहीं रटना है। फॉर नो स्लीपिंग अ ब्लॉक थीटा शुड बी लेस देन और इक्वल टू tan इनवर्स म्यू। फॉर नो स्लीपिंग अ ब्लॉक थीटा शुड बी लेस देन और इक्वल टू tan इनवर्स म्यू एंड फॉर स्लीपिंग अ ब्लॉक थीटा शुड बी ग्रेटर देन tan इनवर्स म्यू। यदि ऐसा करोगे ना, याद रखोगे, और तो ऐसे याद नहीं रखना, फिजिक्स ऐसे याद करोगे तो कभी नहीं होगा आप, बल्कि मैं जैसे बता रहा हूं या ध्यान रखना। चलिए मेरा पॉइंट ध्यान से, कम ऑन। tan थीटा बराबर म्यू, थीटा बराबर tan इनवर्स म्यू, या tan थीटा बराबर म्यू इज अ क्रिटिकल वैल्यू। tan थीटा इक्वल्स टू म्यू इज अ क्रिटिकल वैल्यू, या थीटा बराबर tan इनवर्स म्यू। भाई tan थीटा बराबर म्यू होगा तो थीटा बराबर tan इनवर्स म्यू होगा ही, एंड दिस इज क्रिटिकल रिलेशन बिटवीन थीटा एंड म्यू। और क्या याद करना है, भूल जाओ कि मैं क्या पढ़ाया और वो याद करो जो मैं अब बताने जा रहा हूं। मैं कहूंगा कि न चलने के लिए तो क्या कहोगे, थीटा कम होना चाहिए। न चलने के लिए थीटा कम होना चाहिए, न चलने के लिए थीटा कम होना चाहिए। तो ये कम क्या होता है, व्हाट इज कम, किससे कम? तो आंसर है tan इनवर्स म्यू से। न चलने के लिए थीटा कम होना चाहिए, किससे कम? tan इनवर्स म्यू से। चलने के लिए थीटा ज्यादा होना चाहिए, किससे ज्यादा? व्हाट इज ज्यादा? भाई ज्यादा इज रिलेटिव, सो ज्यादा होना चाहिए। किससे ज्यादा होना चाहिए? tan इनवर्स म्यू से। सो tan इनवर्स म्यू से ज्यादा होगा तो चलेगा, और tan इनवर्स म्यू से कम होगा तो नहीं चलेगा। रटना नहीं है, ये जो डरावना सा एक्सप्रेशन खूब है ना, ये रिजल्ट आ गया है, उसको हम लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है? ओके, तो हमें लग रहा है कि आप लोग मेरी आज का क्लास समझे होंगे। इसी को अगले क्लास में कंटिन्यू करूंगा और आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से हम लोग थीटा के बजाय म्यू को बदलता हुआ देखेंगे, और बाकी पार्ट रफ इंक्लाइंड प्लेन पर चीजों को होता हुआ देखेंगे। ओके, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय, हैव अ good day next day, good night.